Bismillahirrahmanirrahim. Article number 2, second year physics, chapter number 12, vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. आज के लेक्चर्स के अंदर आपने देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहले एक टर्म आप यहाँ पे यूज करेंगे म्यूचुअल फोर्स की। उसको देखेंगे कि म्यूचुअल फोर्स होती क्या है। तो सबसे पहले वो लिखता है इसकी डेफिनेशन कि कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। कि कूलम की जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है। कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स बिकॉज रीजन क्या है कि Q1 exerts force on Q2, then Q2 also exerts an equal and opposite force on Q1। ठीक, राइट के आपके पास Q1 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, लेकिन उतनी ही फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मीन्स के फोर्स F21 इक्वल टू F12 बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये थी आपके पास म्यूचुअल फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ को देखने के लिए सबसे पहले आप कहते हैं, सपोज करते हैं वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 के आपके पास Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं। अब जहाँ पे देखते हैं कि फोर्सेस कैसे लगती हैं। अगर फिगर को आप देखें तो जहाँ पे फोर्स आप वो कह रहा है कि F21, ये फोर्स आपके पास है F21 फोर्स exerts ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। के जो फोर्स लग रही है किसके ऊपर लग रही है? Q2 पे लग रही है। किसकी वजह से लग रही है? बाय Q1। उसको आपने नाम दे दिया है F21 का। F12, F12 क्या है? फोर्स exerts ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 के जो चार्ज Q1 पे लग रही है बाय Q2, उस फोर्स को आप नाम देते हैं F12 का। आगे कहता है कि यूनिट वेक्टर्स, यूनिट्स जो वेक्टर्स है उसको बताया गया कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर कहते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 को आप लिखते हैं R21 से। R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। लास्ट टाइम आपने कॉलम्स लॉ के अंदर एक रिलेशन देखा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, साथ में आपने R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर देखा है। F21 क्या है? F21 वो फोर्स है जो ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 है। तो इसके लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R21 का यूनिट आ जाएगा। आगे आपके पास F12 है तो उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R12 क्या आ जाएगा इसका? R12 आपके पास जो क्या है इसका यूनिट वेक्टर है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आएगा कि यूनिट वेक्टर जो है वो 2 1 इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1 2 के, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है जो आप कह सकते हैं कि ये आपस में तो इक्वल होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? मुखालिफ होगी, अपोजिट होगी। इसी तरह तो पर हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगी वो क्वेश्चन क्या होगी? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर आपके पास आता था 1 2 1 का, लेकिन आपने अपनी बात की है कि जो यूनिट वेक्टर आपके पास 2 1 है ये इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1 2, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। इसलिए यहाँ पे आप माइनस लिखते हैं, इसलिए वहां पे आपने इस टर्म, इसकी जगह पे इस टर्म को आपने लिख दिया है, तो ये आपके पास वहां से आ जाएगा। आप देखेंगे F21 फोर्स जहाँ से माइनस है, इस माइनस को आप बाहर ले हैं तो मीनिंग आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ये बेसिकली किस चीज की इक्वल होगा? ये बेसिकली इक्वल होगा फोर्स का। फोर्स कौन सी होगी? ये 1 2, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि F21 इक्वल टू माइनस का
1 2, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन। ये इक्वल होंगे लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। इसमें से रिजल्ट आप क्या निकलता है कि कूलम्स लॉ ओबे करता है, फॉलो करता है, किस चीज को फॉलो करता है, न्यूटन के तीसरे लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कूलम्स लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसमें से आप ये देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, के अगर मीडियम का इफेक्ट से कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, कि अगर मीडियम, अगर आपके पास से मीडियम को चेंज करते हैं उस तो डिफरेंट आपके पास जो कूलम फोर्स का इफेक्ट होगा वो कैसा होगा। तो इसमें वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले आप देखते हैं मींस आंसुलेटर्स को आपने स्टडी करना है कि आंसुलेटर्स बेसिकली जिसमें से आप कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, कि मींस मीडियम आपके पास ऐसा होना चाहिए कि कौन सा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके पास हो। तो उसके इफेक्ट देखेंगे, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस देन इट विल डिक्रीज बाय द कूलम फोर्स बाय ए फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बेसिकली यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पे आपके पास मिलेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको आप दूसरा नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपके पास मीडियम डाइलेक्ट्रिक की हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब इस चीज को आपने कंबाइन कर लिया है तो ये बेसिकली इज इक्वल टू एफ के, तो आप लिख सकते हैं कि एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, साथ में क्या आ जाएगा एफ के। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू क्या आ जाएगा एफ। ये बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। कौन सा मीडियम आपने यूज किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आपने यूज किया, कहाँ पे यूज किया, दो चार्ज के दरमियान, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज आप लेते हैं, या नेगेटिव चार्ज लेते हैं, अगर इनके दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तब आपके पास जो कूलम फोर्स होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होगी, बाय फैक्टर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया गया है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल बेसिकली आप इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जे आर बेसिकली शो करता है रिलेटिव, जे बेसिकली होती है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ अ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन एयर और वैक्यूम, के रेशियो आपके पास होगी और फोर्स के दो कहाँ पे, 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान, प्लेस इन एयर या वैक्यूम के अंदर रखें, टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस इन मीडियम, वो फोर्स जब इसको आप मीडियम के अंदर प्लेस करते हैं, इसी वजह से F आपके पास आ जाएगा एफ ओवर एफ प्राइम, एफ ओवर एफ प्राइम। जी आपके पास किस चीज का फार्मूला आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का। फोर्स है दोनों, तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये फोर्स है, इसका यूनिट भी क्या आएगा, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसल, आपका यूनिट आएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, तो आप लिख सकते हैं कि 9 यूनिट। अब इफेक्ट ऑफ एयर में, कि अगर आपके पास मीडियम एयर हो तब कैसे होगा, तब वो कहता है इट विल इंक्रीज द कूलम फोर्स, तब आपके पास जो कूलम फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे उन्होंने एग्जांपल दिए कि अगर आप जो मीडियम है वो एयर यूज करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर के लिए कितनी होती है, 1.0006 होगी। इसी तरह अगर आपके पास वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम के लिए, 1 होगी। फॉर जो इन्फॉर्मेशन के लिए, अब इसमें वो कहता है कि मीडियम के लिए एक रिलेशन आपके पास आ गया है कि एप्सिलॉन मीडियम के लिए एप्सिलॉन परमिटिविटी, इसको आप बोलते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपके पास एक रिलेशन आया है जहाँ पे वो कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो आपके पास होती है वो ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन, या आप कह सकते हैं इक्वल देन 1 के, कि वो एक 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी। जितने भी मेटल्स हैं उसके रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है जितने भी मेटल्स हैं। आगे वो कहता है कि
ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आपके पास रेशियो होती है आइडेंटिकल क्वांटिटी, सो इट हैज नो यूनिट। अगर इसे फार्मूले को आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू जो परमिटिविटी होगी मीडियम के लिए ओवर परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये भी आपके पास और ये आपके पास दोनों आइडेंटिकल क्वांटिटीज हैं, एक जैसी क्वांटिटी हैं। अगर इन दोनों के दरमियान आपने रेशियो ली है तो रेशियो को आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो का होता है वो आप दो आइडेंटिकल क्वांटिटीज के दरमियान लेते हैं। मीन्स अगर दो आइडेंटिकल क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो लें तो उसका जो यूनिट आपके पास होगा वो 9 यूनिट होगा। ठीक है, थैंक यू।